पाकिस्तान ने जब मध्यस्थता करी तो पाकिस्तान के 10 जहाज छोड़ दिए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मेरे को तोहफा दिया है ईरान ने, ये किया वो किया। आपको थोड़ी ना दिया, उसने पाकिस्तान के जहाज छोड़ दिए कि हाँ भाई तू हमारे लिए सोच रहा है, कर रहा है। मैं तो शुरू से कह रहा था कि साहब ये मध्यस्थता हमको करनी चाहिए, और आग हमारे पिछवाड़े में भी लगा दी। ठीक है, बुरे हाल हो गए हमारी इकोनॉमी के। हमारे इंटरेस्ट में है कि जल्द से जल्द खत्म हो। सर आपको लगता है कि शायद भारत से कहीं ना कहीं एक बड़ी मिस्टेक हुई है इस मामले में, कि जो हम फायदा उठा सकते थे, क्योंकि सर अमेरिका से अच्छे संबंध, इजराइल से अच्छे संबंध, ईरान से अच्छे संबंध, उससे अच्छा मीडिएटर शायद कोई बन ही नहीं सकता था, क्योंकि भारत के साथ सबसे संबंध अच्छे थे। भारत ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो थी वो मिस कर दी है सर, और लॉस कर लिया कहीं ज्यादा अपना। नहीं कर सकते थे, लेकिन मैंने ख्याल सोच हमारी डिप्लोमेटिक गलियारों में ये थी कि साहब कोई चांस नहीं है सक्सेस की, तो करना ही बेकार है, क्योंकि ये तो आंखों में खून उतरा हुआ है, ये तो लड़े मरे जा रहे हैं, थोड़ा लड़ मर के थकेंगे तब टाइम होगा। तब तक पाकिस्तान ने पहल कर दी। देखिए सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी कंट्री है जीसीसी में, कोई 53 मिलियन लोग हैं वहां पर, इतना वो पैसा खर्चते हैं, कितना ही पैसा उन्होंने सारे नए नए हथियार अमेरिका से खरीदे हैं, चलाने उन्हें आते नहीं। वो हथियार जो है फिर वो पाकिस्तानियों को बुलाते हैं कि साहब अब आप ये चला के हमें दिखा दीजिए। तो कहने का मतलब है ये लोग अय्याश हैं, और इनका मुकाबला ईरान के साथ नहीं हो सकता, जहां लोग पढ़े लिखे और जिनमें बहुत काबिल लोग हैं, और काबिलियत उनकी हर एरिया में दिखती है। साउथ कोरिया, भारतवर्ष सबसे ज्यादा नुकसान इनके करने की कोशिश करी। 50% टैरिफ हम पे लगाया, हाईएस्ट इन द होल वर्ल्ड। चीन पे नहीं लगाया उतना जितना हम पे लगा दिया। तो हम आपके दोस्त हैं या दुश्मन है? मतलब ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन भले। बिल्कुल, दुनिया को तो ये फैसला करना। यूरोप के जो लात मारी है, तबाही कर दी है यूरोप की। पहले उसको जो बाइडेन ने मजबूर किया यूरोप को कि रूस से तेल नहीं लोगे, गैस नहीं लोगे, वो सबसे नजदीक है। पास में है। जैसे हमारे लिए ईरान सबसे नजदीक था, मैक्सिमम तेल हमारा ईरान से आ रहा था। अब इन्होंने भी साहब वो जो यूरोप का पहले तेल बंद कराया रूस से, बोला तो उन्होंने बोला साहब हमको ये ज्यादा नजदीक, मेरे से लो, 5 गुना ज्यादा दाम पे दूंगा, मेरे को मुनाफा चाहिए। बोले साहब हमको भी तो जीना है, तो हमारा जो गल्फ का तेल है वो ज्यादा नजदीक पड़ता है। अब उनसे बगैर पूछे आपने गल्फ में लगा दी आग, वहां का तेल भी बंद, रूस का तेल भी बंद, तो वो क्या करेंगे साहब? अभी तो ठंड नहीं असली आई है, जहाँ पे कि हर घर में हीटिंग चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए, गैस चाहिए, नेचुरल गैस पे वो काम कर रहे हैं सारा। ठीक है, उनकी तो तबाही कर दी है आपने ना साहब। आपको मतलब कोई फिक्र नहीं। वो लोगों ने बोला साहब पूरी दुनिया में रिसेशन आने वाली है, तो कहता है आई डोंट केयर। तो अगर आपका ये रवैया है फिर दुनिया को केयर करना पड़ेगा ना यार। अगर हमारी तबाही हो रही है, वी विल हैव टू केयर, और हमको बोलना पड़ेगा अपने दोस्त इजराइल को, भाई आप तो हमारे दोस्त हैं, आप हम पे क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? सर आपको लगता है कि वो सर अभी एक चैनल खुला हुआ है कि इजराइल, क्योंकि भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं इजराइल के साथ बहुत, और इजराइल कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ मिलकर दोनों के कारण से ये हॉर्मुज बंद हुआ है सर। आपको लगता है कि ईरान शायद एक स्टेप उठाए भारत के लिए कि भाई भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, या ऐसा कोई आगे चल के कोई रास्ता निकाल के दे कि नहीं आपको जो एनर्जी लॉस हो रहे हैं या और भी दिक्कतें आ रही हैं उसको हम थोड़ा सा नैरो डाउन कर सकें या कम करवा सकें? आपको लगता है कि इजराइल कुछ ऐसा स्टेप उठा सकता है आगे चल के? नहीं किया तो था ना उसने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करी पेजेश्कियान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, उन्होंने हमारे 4 जहाज छोड़ दिए, और क्या कह रहे हैं 2 और छोड़ दें, लेकिन वो कह रहे हैं केस बाई केस बेसिस पे छोड़ेंगे, यानी ओपन फ्री पैसेज अभी तक नहीं मिली है। पाकिस्तान ने जब मध्यस्थता करी तो पाकिस्तान के 10 जहाज छोड़ दिए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मेरे को तोहफा दिया है ईरान ने, ये किया वो किया। आपको थोड़ी ना दिया, उसने पाकिस्तान के जहाज छोड़ दिए कि हाँ भाई तू हमारे लिए सोच रहा है, कर रहा है। मैं तो शुरू से कह रहा था कि साहब ये मध्यस्थता हमको करनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं उसी सवाल पे आने वाला था, क्योंकि भारत की सर बड़ा चिंता का सबब है कि पाकिस्तान जैसा देश जो 3 महीना 13 में कटोरा लेकर सर हर जगह खड़ा रहता है, वो अगर मध्यस्थता कर रहा है तो कहीं ना कहीं सर भारत के लिए बड़ा सोचना रहा। अब मुझे समझ नहीं आई साहब कि मैं अब सैनिक हूं, मैं डिप्लोमेट नहीं। मैंने तो सोचा था कि भारत के अच्छे रिश्ते हैं इजराइल से, ईरान से, अमेरिका के साथ भी हम संबंध अच्छे कर रहे हैं, तो तीनों लड़ने वालों के साथ संबंध आपके अच्छे हैं। आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, आपका दायित्व बनता है कि आप थर्ड वर्ल्ड की आवाज उठाएं और आप मध्यस्थता करें, लड़ाई रोकने की कोशिश करें। अरे और कुछ नहीं होता, आपके 4 के बदले 10-20 जहाज छोड़ देता कि भाई हाँ ये मेरे लिए भी सोच रहे। उसने पाकिस्तान के छोड़ दिए 10 जहाज, आपके 4 छोड़े तो पाकिस्तान के 10 छोड़े, तो फायदा पाकिस्तान ने उठा लिया और किया, सिरस्वा नहीं किया।
क्योंकि पाकिस्तान की जो सरेंडर टर्म्स उसने पहुंचा दी पाकिस्तान ने ईरान को, ईरान भी चिढ़ गया है, अब वो बंद कर देगा ये जो इनको तेल तूल मिल रहा था। तो आप कर सकते थे ये, मुझे लेकिन मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बोला कि भारत इज नॉट अ ब्रोकर नेशन, हम कोई नहीं करते। अरे साहब, हम यूक्रेन में तो गए थे मध्यस्थता करने, वहां कराई थी सर बैठ के आपने, वहां पे हम ब्रोकर कर रहे थे, हमने कोशिश करी, वो दोनों से मिले, बिल्कुल पुतिन से मिले और उसको भी जप्फी मारी जाके जेलेंस्की को, ठीक है। और वहां अगर हम मध्यस्थता कर सकते थे तो ये तो हमारे नजदीक पिछवाड़े में, और आग हमारे पिछवाड़े में भी लगा दी, ठीक है। बुरे हाल हो गए हमारी इकोनॉमी के, हमारे इंटरेस्ट में है कि जल्द से जल्द खत्म हो। सर आपको लगता है कि शायद भारत से कहीं ना कहीं एक बड़ी मिस्टेक हुई है इस मामले में, कि जो हम फायदा उठा सकते थे, क्योंकि सर अमेरिका से अच्छे संबंध, इजराइल से अच्छे संबंध, ईरान से अच्छे संबंध, उससे अच्छा मीडिएटर शायद कोई बन ही नहीं सकता था, क्योंकि भारत के साथ सबसे संबंध अच्छे थे। भारत ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो थी वो मिस कर दी है सर, और लॉस कर लिया कहीं ज्यादा अपना। नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल सोच हमारी डिप्लोमेटिक गलियारों में ये थी कि साहब कोई चांस नहीं है सक्सेस की, तो करना ही बेकार है, क्योंकि ये तो आंखों में खून उतरा हुआ है, ये तो लड़े मरे जा रहे हैं, थोड़ा लड़ मर के थकेंगे तब टाइम होगा। तब तक पाकिस्तान ने पहल कर दी, ठीक है। अब पाकिस्तान की पहल तो मुझे तो टोटल नॉन स्टार्टर फ्रॉम द वर्ल्ड गो। या सर कहीं ऐसा लगता है और नॉट ओनली दैट, एक और खतरा है कि अब ईरान सोच रहा है कि ये तो हमारा बेवकूफ बनाने के प्लान में शामिल, कि भाई तीसरी बार भी अपना गार्ड डाउन करें, ये लोग क्या कहते हैं, निश्चिंत होके बैठ जाएं कि भी पीस टॉक हो रही है, और वो धोखे से फिर तीसरा हमला करे, तीसरी बार धोखा दे, हो रहा है। और हमको इजराइल को बोलना पड़ेगा, अबे तू हमारा दोस्त है यार, तू तो सुन ले, तू तो बंद करा सबसे ज्यादा, क्योंकि इस वक्त जो एग्रेसिव है इजराइल है, वो इजराइल है। इजराइल को लग रहा है कि भाई मेरा जिंदगी मौत की लड़ाई हो रही, पहले केवल ईरान की था, अब इजराइल भी उस हालत में है। और अगर जिंदगी मौत की लड़ाई में ये लोग लॉक इन हो गए तो फिर ऑफ रैम्प तो है ही नहीं, क्योंकि जो भी बातचीत के लिए निकलता है इजराइल उसे मार डालता है। बिल्कुल है ये पेजश्कियान के वो लारा जानी, उसके वो बड़ा नेगोशिएटर है ईरान का, कई बार उसने नेगोशिएट किया, वो नेगोशिएट करता, उसको मार डालने का मतलब नहीं, कुछ समझ नहीं आया कि हम हर किसी को मार डाल सकते हैं। तो क्या आप लड़ाई जीत रहे हैं? मर्डर कर करके आपने खमेनी मार दिया, उसकी बेगम भी मार दी, बच्ची भी मार दी, उसका ये सब मार दिया, क्या लड़ाई बंद हुई? 48 टॉप कमांडर मार दिए, क्या लड़ाई बंद हुई? उल्टा और खूंखार हो गई, क्योंकि लोगों को लगता है ईरान को कि वी हैव नथिंग मोर टू लूज, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे, हमारा क्या उखाड़ देंगे, अब तो लड़ जाओ, जितना नुकसान पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, बिल्कुल ठीक है। और ताकि दुनिया की तबाही होती है तो फिर दुनिया को बोलो आगे रुकवाए। सर चूंकि हमने जब बात का जिक्र कर रहे थे अभी, हम टॉक्स भारत ने नहीं किया, आपको लगता है कि एक जो कहावत हमारे देश में बड़ी प्रचलित है, बहुत सटीक बैठती है, कुछ तो मजबूरी रही होंगी सनम, यूं ही बेवफा नहीं होता, भारत भी शायद इसी, कुछ तो मजबूरी भारत की भी रही होगी है, पक्की मजबूरियां हैं भाई। पहली चीज उनको लगी कि हम बोलेंगे क्या कोई हमारी सुनेगा, इस वक्त टाइमिंग का भी सवाल था ना, कि क्या सुनने के मूड में है, क्या इतना थक गए बॉक्सर की अब हमारी सुनेंगे, बाहें दर्द कर रही, ठीक है। तो वो वेट कर रहे थे कि शायद दर्द जब हो तब हम बातचीत करें तो कोई तुक बनेगा, लेकिन साहब तब तक आपको क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने क्या कहते हैं वो जल्दबाजी कर दी, दिखा दी इसके अंदर, और वो टॉक्स में घुस गए और पूरा श्रेय कि मेरे यहाँ पे आएंगे, तो वो पॉलिसी ठीक चल रही है, काम कर रही है। लेकिन अगर थोड़ा हम और एक्टिव इंटरेस्ट लेते तो शायद हमारे 4 जहाज के बदले 10-20 जहाज आ जाते, वो भी एक जहाज का फर्क पड़ेगा, एक जहाज का फर्क पड़ेगा। वो कह रहा है आप दोस्तों में आपका जहाज नहीं रोकूंगा, लेकिन वो केस बाय केस पे कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन लगा के दिया। वो कहता कि साहब आपको वो फीस देनी होगी, हर जहाज को फीस मैं लूंगा, मेरी इकोनॉमिक तबाही कर दी है, मैं कमाऊंगा, मैं गल्फ पे कंट्रोल मेरा है, जरा लेके देख लो, रीएस्टैब्लिश कंट्रोल करके दिखा दो, अमेरिका के भी पहुंच के बाहर है, हॉर्मुज को फ्री कराना वर्चुअली इम्पॉसिबल, और करने की कोशिश करोगे तो 2 लाख ट्रूप्स चाहिए होंगे 10-15 हजार से, मतलब इट इज लाफेबल, लाफेबल है साहब कि मजाक कर रहे हो, गुदगुदी मत करो, लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो रहने दो, तब दिखाएंगे आपको कि युद्ध क्या होता है। वो कह रहे हैं कि आ जाओ साहब,
हम भी इसी के इंतजार में बैठे हैं, कोई 40 साल हमने भी इंतजार किया कब आओगे, और तैयारी की है, मिलिट्री तैयारी की है ना साहब, दैट इज द प्रॉब्लम। टेरेन उनकी, उसको वो शेप कर सकते हैं, अंडरग्राउंड टनल, अंडरग्राउंड शहर बना लिए, बिल्कुल मिसाइल सिटी बना रही मिसाइल सिटी बना रखी है। तो रशिया को और चाइना को? रशिया और चाइना बहुत इमदाद दे रहे हैं, इंटेलिजेंस दे रहे हैं, सैटेलाइट सपोर्ट दे रहे हैं, और कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं टारगेट्स के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे 1 मीटर के अंदर वो ठोक रहा है। लड़ाई को आखिरकार ट्रंप लड़ना कैसे चाहते हैं, निकलेंगे कैसे, ये दोनों सवाल हैं कि अगर लड़ना चाहते हो तो आगे लड़ेंगे कैसे हो, पहला तो यही है। हाँ, तो पहली वही बात है जो उनको समझ में नहीं आ रही है, और उनके जो अभी मिलिट्री कमांडर्स हैं, स्पेशली जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेट, मुझे लगता नहीं है उनको कुछ भी समझ में आता है लड़ाई के बारे में। जो मैंने उनके बयान सुने हैं, उनको कोई भी इल्म नहीं है। तो बाकी जो उनके हैं लोग जो जानते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ये एक वो लड़ाई है जिसमें अगर आप घुस गए तो हम फिर उसमें घुसते ही चले जाएंगे, और हमारी जीत जो है वो नहीं हो पाएगी, ये बिल्कुल तय है। इसीलिए वो परेशान है, कभी बोलते हैं मैं बॉम्ब कर दूंगा, कभी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं छोड़ के निकल जाऊंगा। तो सारी बात ये है कि टोटल कंफ्यूजन है। और पीछे देखिए आप, उधर अमेरिका के अंदर भी जो इनके अपने लोग हैं, जैसे मागा बेस कहते हैं, वो बहुत नाराज हैं। वहां पर तेल के प्राइस बढ़ गए हैं, खाने के प्राइस बढ़ गए हैं, अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो ये जो पूरी इन्होंने ये चलाई थी कि मैं टैरिफ वॉर से पैसे करूंगा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करूंगा, वो तो और खराब हो गई है। तो ये एक वो जंग है जिसमें उनको आना ही नहीं चाहिए था। अब वो आ गए हैं, यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या इसलिए भी है कि वो जिन अरब कंट्रीज के सुरक्षा के ठेकेदार बने हुए थे, अब वो जो ईरान ने हर जगह हमले किए हैं, हर जगह नुकसान पहुंचाया, उसके जितने भी सैनिक अड्डे थे उनको तबाह किया है, अमेरिकी सैनिक इधर भागकर शरण ले रहे हैं। तो उनको भी ये सुरक्षा तो देना पड़ेगा ना उसको। इस तरह से निकल भागेंगे तो पूरे मध्य पूर्व से उनका पकड़ खत्म हो जाएगी। तो वही मैं आपसे कह रहा था, ये जो पूरी डील थी ये 1974 में हुई थी अमेरिका और सऊदी अरेबिया के साथ, और फिर सऊदी के बाद ये जीसीसी कंट्रीज से हुई और ओपेक कंट्रीज से हुई। तो ये डील ये थी कि ये जो सऊदीज हैं और जीसीसी कंट्रीज हैं, ये अपना तेल और गैस डॉलर्स में बेचेंगे, और उस डॉलर के बदले में जो अमेरिका है उनको सुरक्षा देगा। ये इनका तय हुआ था अरेंजमेंट। अब सवाल ये है कि अगर स्टेट ऑफ हर्मोज ईरान के पास है और ये निकल लेते हैं, तो वहां से दिक्कत क्या होगी कि अगर उनको पेट्रो युआन में ट्रेड करना है, पेट्रो डॉलर की जगह, तो फिर वो सोचेंगे कि हमें ये बेसिस चाहिए क्यों है। और ये जो बेसिस है अमेरिका की, वो आज खतरा बनी हुई है उनके लिए, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर अमेरिका लड़ाई में आएगा, हमारे साथ जंग करेगा, तो जो इसकी बेसिस है उन पर हमला करेंगे। तो वो वही कर रहे हैं। तो ये तो इनके गले का फंदा बन चुकी है जीसीसी के अमेरिकी जितनी भी बेसिस है, और हम उसको देख रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बताया, उनको पूरा दिख रहा है कौन सी चीज कहाँ है, और जो उनकी ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो एक्यूरेट हैं। तो वो तो पूरा वॉर थिएटर है, उसके ऊपर उनकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है ईरान की। ये है स्थिति आज। तो एक बहुत अलग स्थिति है जो दुनिया ने कभी नहीं देखी पहले। लेकिन जीसीसी कंट्रीज तो कहा जा रहा है कि अमेरिका पर दबाव डाल रही हैं कि आप ईरान को कायदे से निपटा के जाओ, ऐसे छोड़ के मत जाओ। देखिए, उनके दबाव डालने ना डालने से कुछ नहीं होता। उनके पास ना तो ताकत है, और ये जीसीसी कंट्रीज में ना दिमाग है। तो उनका कार्य करने से अगर दिमाग होता तो वो इतने साल से 74 में जो उन्होंने ये डील करी थी, अभी तक सोच लेते कि हम क्या आपस में ही कुछ बातचीत कर ले, हम अमेरिका को यहाँ क्यों रख रहे हैं। पर इनको ये था कि अमेरिका हमें सिक्योरिटी दे सकता है। तो अमेरिका सिक्योरिटी दे सकता था जब तक कि दुनिया में एक ही बड़ी ताकत थी, और वो अमेरिका। आज वो स्थिति बदल गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि हमें समझना है। आज वो स्थिति है जहां ईरान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है, ईरान जो है एससीओ का मेंबर है, 2 बड़ी ताकतें उसके साथ खड़ी हुई हैं, अमेरिका, ये चीन और रशिया। तो अब वो स्थिति नहीं है, और ये चीजें तो जीसीसी वालों को सोचना चाहिए था। देखिए, सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी कंट्री है जीसीसी में, कोई 53 मिलियन लोग हैं वहां पर। इतना वो पैसा खर्चते हैं, कितना ही पैसा उन्होंने सारे नए नए हथियार अमेरिका से खरीदे हैं, चलाने उन्हें आते नहीं। वो हथियार जो है फिर वो पाकिस्तानियों को बुलाते हैं कि साहब अब आप ये चला के हमें दिखा दीजिए। तो कहने का मतलब है ये लोग अय्याश हैं,
और इनका मुकाबला ईरान के साथ नहीं हो सकता, जहां लोग पढ़े लिखे और जिनमें बहुत काबिल लोग हैं, और काबिलियत उनकी हर एरिया में दिखती है। काबिलियत उनकी जैसे उन्होंने रणनीति बनाई है इसमें दिखती है, जैसे उन्होंने अंडरग्राउंड अपनी पूरी मिसाइल सिटीज बनाई है इसमें दिखती है, जैसे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मिसाइल की, ड्रोन्स की सब बनाई है। तो ये सब दिखता है कि बहुत समझदार लोग हैं जो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और उनको मदद भी मिल रही है। तो ये जीसीसी कंट्री तो छोटे छोटे पैदे हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है कि उन्होंने ट्रंप को कहा कि आप लड़ाई लड़िएगा। कल अगर ट्रंप यहां से चला जाएगा तो ये अब ईरान के साथ हो जाएंगे, फिर अब क्या करेंगे वो। अभी इनको ये लगता है कि ईरान के साथ हम नहीं जाएंगे, हम जो है अमेरिका के साथ खड़े होंगे। देखिए आज भी हमारे मुल्क में भी एक सोच है, बहुत सारे लोगों में सोच है, कि हमारे विदेश मंत्री में सोच है कि अमेरिका सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है दुनिया की। अरे बाबा नहीं है। अगर आप समझिएगा इस लड़ाई को तो इस लड़ाई से एक सीधा नतीजा निकलता है। अगर आप मिलिट्री की बात करते हैं तो आज चीन बिना लड़े हुए उसने दिखा दिया कि उसके पास 21वीं सदी की लड़ाई की काबिलियत है। ये होती है नई लड़ाई। प्रवीण जी ये बताइए, आपने कहा कि ये जो जीसीसी कंट्रीज है उनके पास है क्या? पैसा तो है, और कहा जा रहा है कि ट्रंप ने कहा है कि अगर युद्ध रोकना है तो $2.5 ट्रिलियन, और अगर लड़ना है तो $5 ट्रिलियन निकालो। क्या जी देखिए उनके पास पैसा है, पर अगर ये जंग थोड़ी और चलेगी तो होगा क्या कि जितनी भी ये प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हैं, जहां प्रोडक्शन होती है ऑयल की, गैस की, रिफाइनरीज हैं, इन पे अगर हमले हुए, एनर्जी पे हमला हुआ, जो ये इलेक्ट्रिसिटी है इनकी ग्रिड्स उड़ा दी गई, तो फिर तो नुकसान इनका भी होगा और पूरे दुनिया का सालों साल तक नुकसान रहेगा। आप इस बात को देखिए ना, क्योंकि ईरान ने तो साफ कह दिया है कि अगर आप हमारी जो भी चीज पे दागेंगे हम वही चीज जीसीसी कंट्रीज और इजराइल पे दाग देंगे, और वो कर रहे हैं। तो ईरान की इसमें कोई गलती नहीं है, ईरान को तो रिटेलिएट करना ही है। तो अमेरिका जो है अब वो पैसे मांग रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को क्यों समझ में नहीं आ रहा कि लड़ाई का पैसे से कम ताल्लुक होता है, उसका ताल्लुक होता है लड़ाई समझने से कि क्या लड़ाई लड़ी जा रही है, हमारे पास क्या काबिलियत है। सच्चाई ये है आज अमेरिका के पास बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत है, पर वो मिलिट्री ताकत 21वीं सदी की लड़ाई लड़ने के लिए काबिल नहीं है। और ईरान ने चीन की मदद से और रूस की मदद से वो नई लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार है। जब हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं तो वो कन्वेंशनल वॉर ही होती है, पर एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें आप दुश्मन की जो कमजोरियां हैं आप उस पर अटैक करिएगा। मिसाल के तौर पे आज सबसे बड़ी कमजोरी क्या है अमेरिका की? सबसे बड़ी कमजोरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, क्योंकि अगर यहां पे जैसे टोल लगा दिया है ईरान ने, जैसे कि ईरान के कब्जे में है, तो ईरान अब तय करेगा कि 20% ऑयल किस तरीके से वहां से निकलेगा, किसके टैंकर निकलेंगे, क्या जहाज निकलेंगे, क्या वो युआन में पैसे देंगे, किस में देंगे। तो जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उस पे अमेरिका ने ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब है एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, मतलब आप टैंक से टैंक की लड़ाई मत करवाइएगा, आप दूसरे की कमजोरियों को देखिएगा और कमजोरियों पे हावी हो जाइएगा। ये है, तो एक तो वो कमजोरियों पे हावी हो रहे हैं और साथ में 21वीं सदी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आज उनको देखिए पर्शियन गल्फ में उनके पास कोई बड़े बड़े नेवी नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं मैंने उनकी नेवी डिस्ट्रॉय कर दे की है, अरे उनके पास है ही नहीं नेवी। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह जनरल बख्शी रो रहा है। उसका कहना है कि जो काम हमें करना चाहिए था वो पाकिस्तान कर गया, ये इसी तरह रोते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।